गई है। डाउ जोन्स करीब 3% की गिरावट के साथ 32,283 के स्तर और नेस्डैक करीब 500 अंक फिसलकर 12,152 के स्तर पर बंद हुआ। साथ ही S&P 500 में भी 141 अंकों की गिरावट देखी गई। और ग्लोबल मार्केट का पूरा हालचाल बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी डिम्पी। डिम्पी, आखिर क्या हुआ ग्लोबल मार्केट को, अचानक से इतनी घबराहट क्यों आई इस मार्केट में? देखिए, जैक्सन होल की जो बैठक है इस बार 2 वर्चुअल बैठक के बाद इस बार फिजिकल मीट था। यानी कि यहाँ पे जो पॉलिसी मेकर मिलते हैं और 100 से ज्यादा पॉलिसी मेकर इस बैठक में होते हैं, तो इस बैठक की इंपॉर्टेंस अपने आप में बहुत ज्यादा थी। मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो कमेंट्री आएगी, हालांकि ये सबको पता था कि ब्याज दरें बढ़ाने को लेकर फेड एक मत है, लेकिन जो कमेंट्री आनी थी उसमें ये छुपा हुआ था कि क्या कमेंट्री बहुत सख्त रहती है। मिस्टर पॉवेल ऐसे बयान दे देते हैं, ऐसे सिग्नल दे देते हैं कि जिससे ऐसा लगता है कि इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए थोड़ा क्वांटिटेटिव ईजिंग कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होते हुए दिखा। असल में इससे 2 पहले इंडिकेटर्स थे, जिसमें Q2 का जीडीपी का नंबर आया था यूएस का, और उससे पहले इन्फ्लेशन का नंबर आया था। दोनों ने इससे सिग्नल किया था कि शायद स्थिति थोड़ी ठीक हो रही है, इसलिए इस बैठक से उम्मीदें बहुत थी। लेकिन जैसे मिस्टर पॉवेल बोले तो उन्होंने फिर से वो गंभीर बात बोली कि अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह से पटरी पे नहीं है और इन्फ्लेशन तो खासकर एक बहुत बड़ा सिरदर्द हमारे लिए अभी भी बना हुआ है, इसलिए हमको और सख्त कड़े कदम उठाने होंगे। जब ऐसे मिस्टर पॉवेल बोल रहे थे तो 3 चीजों पे ज्यादातर एनालिस्ट इस पे व्यू पॉइंट कर रहे थे। फर्स्ट था कि आने वाले दिनों में ग्रोथ को लेकर अभी थोड़ी आशंका बनी रहेगी, यानी कि जो जीडीपी आपकी माइनस में आ रही है, शायद हो सकता है कुछ टाइम पे और रहे। दूसरी पॉइंट, वो उनके बोलने से एक और चीज समझ में आ रही थी कि शायद हो सकता है हाउस होल्ड और बिजनेस दोनों को थोड़ा पेन झेलना पड़े, क्योंकि अगर आपका अर्थव्यवस्था ईज नहीं होगी, लोगों के पास पैसा रोटेट नहीं होगा और दरें ऊपर रहेंगी, तो फिर अर्थव्यवस्था पे थोड़ा प्रेशर होगा, जिससे हाउस होल्ड बिजनेस दोनों को नुकसान होगा। तीसरी बात जो इससे साफ निकल के आती है कि आगे चलकर हो सकता है कि इन्फ्लेशन अभी भी एक बड़ा सिरदर्द बना रह सकता है। तो इसलिए 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मिस्टर पॉवेल ने बोले, उसके बाद से मार्केट ने इसको एक नेगेटिव सिग्नल के तौर पर लिया और जोरदार गिरावट, जैसे आप बता रहे हैं कि 16 जून के बाद ये सबसे बड़ी गिरावट थी। एक और पॉइंट जो इस बैठक से निकल के आ रहा है या फिर इससे पहले भी समझ में आया, वो ये पॉइंट था कि मिस्टर पॉवेल ही नहीं बल्कि फेड के ज्यादातर मेंबर इस पक्ष में हैं या इस तरह की सोच रखते हैं कि अर्थव्यवस्था के अंदर अभी और थोड़ी टाइटनिंग करने की जरूरत है। एक और पॉइंट जो मिस्टर पॉवेल की बैठक से जो निवेशक या एनालिस्ट या इकोनॉमिस्ट समझ रहे हैं, वो ये समझ रहे हैं, जब मिस्टर पॉवेल ये कह रहे हैं कि हम अर्थव्यवस्था के अंदर सुचारू रूप से चलाएंगे और साथ ही इन्फ्लेशन को भी टेम करेंगे, कम करेंगे, तो उसमें वो दरें बढ़ा सकते हैं। दरें कितनी बढ़ेंगी? ये 50 बीपीएस से, यानी कि आधा परसेंट से लेके 0.25% हो सकता है। ये अभी भी एक डिबेटेबल इशू है कि आगे चल के आधा से होगा या 0.5 होगा, लेकिन स्टेटमेंट सुन के ऐसा लगता है कि आगे चल के वो 0.5% दरें बढ़ाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बाजार को थोड़ा इसलिए भी डर लग रहा है कि सिर्फ दरें बढ़ाने तक तो बात ठीक है, अगर इसके अलावा कोई और सख्त कदम उन्होंने उठा लिए इन्फ्लेशन को कर्ब करने के लिए, खत्म करने के लिए, तो फिर वो हो सकता है बाजार के लिए थोड़ा और डैम्परिंग होगा। आपको पता ही है कि बाजार पहले से ही हर चीज को डिस्काउंट करता है, इसलिए मिस्टर पॉवेल के बयान को एक तरह से वो थोड़ा नेगेटिव और थोड़ी चेतावनी या फिर मैं बोलूंगा कि सतर्कता का एक मैसेज के रूप में ले रहा है। बिल्कुल डिम्पी, लेकिन जिस तरह से पावेल का बयान आया है, इस तरह मार्केट की हालत भी लगातार ऐसी है और सबको पता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और मुझे नहीं लगता कि पावेल ने कुछ ऐसा बयान दे दिया कि मार्केट को इतने ज़्यादा घबराने की ज़रूरत थी। खैर, मार्केट ने जिस तरह से लिया वो उसका अपना नज़रिया होगा। डिम्पी, भारत के लिहाज से देखें तो क्या माना जाए कि अब सोमवार को जब मार्केट खुलेगा तो क्या भारत के मार्केट पर भी पावेल के बयान का कुछ इसी तरह का असर देखने को मिलेगा, या भारत का मार्केट जिस तरह से आराम से चलता रहता है, अपने हिसाब से चलता है, उसी तरह से चलेगा? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत की स्थिति अमेरिका से इस समय काफी बेहतर है, चाहे वो इन्फ्लेशन के फ्रंट पर है, चाहे वो ग्रोथ के फ्रंट पर है। अभी हम यहाँ पे डी ग्रोथ नहीं दिखाते, हमारे यहाँ पे ग्रोथ है जो कि करीब 7% की है। आपको ध्यान होगा 3-4 दिन पहले मिस्टर आरबीआई गवर्नर ने बकायदा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू ईटीनाउ को दिया। उन्होंने कहा तो हम तो अपने इन्फ्लेशन को टॉप बना के आ चुके हैं और हम घटते हुए क्रम में हैं। तो उन्होंने ऐसी कोई घबराहट, ऐसी कोई चिंता नहीं दिखाई थी। ये तो है पहली बात जो भारत और अमेरिका को अलग करती है। एक और चीज है कि जैसे अभी आपने पूछा कि भारत पे इसका कितना इम्पैक्ट आ सकता है। देखिए,
अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर उसके अंदर थोड़ी भी खराबी आएगी, थोड़ी भी दिक्कत आएगी तो उसका असर पूरे विश्व भर में पड़ेगा। और ये बात नहीं भूलना चाहिए कि हम भी ग्लोबल पैरामीटर से विश्व की 5वीं या 6ठी अर्थव्यवस्थाओं में से एक हैं। तो ये बात स्वाभाविक है कि अगर वहाँ पे रिसेशन को लेकर वापस से चिंताएँ आती हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन को लेकर जो ग्रोथ पे वो दबाव बनाएँगे, तो उससे रिसेशन आ सकता है। एथिकली उन्होंने फॉर्मली अनाउंस नहीं किया, लेकिन फैक्ट और फिगर के हिसाब से अगर आपके 2 क्वार्टर माइनस में आ जाए तो आप रिसेशन में आ जाते हैं, और जो यूएस ऑलरेडी आ चुका है। लेकिन उनका तरफ से भी फॉर्मल ऐसा अनाउंसमेंट नहीं है। तो जो भारत है उसमें स्थिति काफी बेहतर है। अमेरिकन मार्केट्स का जो पहला फौरी तौर पर असर आता है वो जरूर आएगा। यूएस मार्केट्स में जो इस तरह की गिरावट हुई है, भारतीय बाजारों पर शुरुआती एक झटका जरूर लगेगा। लेकिन हाँ, भारतीय बाजार कम से कम इस मामले में थोड़ा मैच्योर भी हो चुके हैं कि वो 1-2 दिन तक तो हो सकता है आपके साथ चलें, लेकिन उसके बाद वो अपने ही ग्रोथ, अपने डोमेस्टिक पैरामीटर्स पे आ जाते हैं, जहां पे लगातार सुधार के संकेत देखने को मिल रहे हैं। ये एक मैक्रो प्रॉब्लम्स है, धीरे धीरे आती है और धीरे धीरे जाती हैं। फिलहाल अमेरिका से जो संकेत आया, ऐसा लगता नहीं कि वहाँ पे स्थिति अभी थोड़ी ठीक हुई है, लेकिन हाँ, उसके मुकाबले अगर आप भारत की स्थिति देखेंगे तो मैं बोलूंगा काफी ठीक है। चलिए, शुक्रिया डिम्पी इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं